ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होगा, तो फिर ज्योतिष का रोल कहाँ आ जाता है? कुछ की इम्पोर्टेंस है क्योंकि नेगेटिविटी तो हर चीज में हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अस्त का सिंपल मीनिंग है कोई भी जनसून कोई भी पहन सकते पुखराज की। अगर आप शुक्र को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप रोज मदिरा पान करो। को शुक्र अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कि जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बोल देते आने वाले जनरेशन को भी प्रभावित करता है। Hello everyone and welcome back to our podcast series of Basic Understanding of Gemstones. I'm your most Rashmi and आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शैलेंद्र जी एंड हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं ज्योतिष आचार्य ऋचा जी, जिन्होंने एमफिल कर रखा है ज्योतिष में एंड बाकी का मैम अपनी जर्नी बताएंगे। जी धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं ज्योतिष 2015 से स्टडी कर रही हूँ और उसमें मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर ऑफ संस्कृत में, मतलब उसमें ज्योतिष मेरा एक विषय था। देन उसके बाद कंटिन्यू करते करते ज्योतिष विशिष्टाचार्य जो एमफिल आप कह सकते हैं और डिप्लोमा ज्योतिष। तो उसके बाद मैं 10 साल हो गए, अभी तक मेरी ये जर्नी कंटिन्यू है और आई होप आगे भी रहेगी। तो मैम जो ज्योतिष है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग बोलो या मतलब बोलो, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है ये, तब मैम आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, ज्योतिष से हम अभिप्राय ले सकते हैं कि एक ज्योति की तरह जो एक प्रकाश हमें प्रकाशमय करती है हमें, और शाब्दिक अर्थ अलग हो जाएगा जो संस्कृत में दिया गया है, और जिसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोलते हैं वो ज्योतिष शास्त्र है। तो ज्योतिष में कुंडली बनती है आपके बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद निर्णय किया जाता है जब किसी का जन्म होता है कि उसका लग्न कौन सा है, उसके फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में क्या है, उसके माता पिता कैसे हैं, उनका व्यवहार, उनका आगे का फ्यूचर, उस जातक का फ्यूचर, तो वो सब हम ज्योतिष से देख सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में जैसा कि मैंने देखा, हम लोग के जो असल क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं या हर जगह एक तरह की भ्रांति है या धारणा कह ले लोगों की कि अगर जो होना है वो होगा, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होगा, तो फिर ज्योतिष का रोल कहाँ आ जाता है उस चीज में? ज्योतिष की क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ? जी, ज्योतिष की इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारा जो एक बर्थ चार्ट है वो हमें दिया गया है, क्योंकि वो एक मैप फॉलो करते हैं जैसे, पर हम अपने चेतना से भी उसको देखते हैं कि हमें किस रास्ते में जाना है। तो ज्योतिष वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें वो एक रास्ता दिखाता है कि हमें, अगर हमारे अंदर बहुत अंधकार भर गया है तो हम उसको प्रकाश में कैसे लेके जाएंगे, हम ऐसा क्या कर सकते हैं उस चार्ट को देखकर, जो हो सकता है 100% सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कुछ हीलिंग हो सकती है 70%, 80%, कई बार 90% भी हो जाती है। तो इसलिए वो ज्योतिष की इम्पोर्टेंस वहाँ होती है। तो मैम जो ये चार्ट बनता है हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बनता है, तो प्लैनेट्स एंड जेमस्टोन्स का क्या रिलेशन है? देखिए, ये वास्ट सब्जेक्ट भी है कि जैसे हमारी कुंडली में प्लैनेट्स, जो 9 प्लैनेट्स हैं, वो किस तरह से हमारे 12 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, और हमारी फिर आगे दशा क्या चल रही है, हमारी महादशा कौन सी है, हम किस ग्रह के प्रभाव में ज़्यादा हैं, या हम अस्त है कि वक्री है, या फिर उसको बल चाहिए, किसी कार्य में आपको बल चाहिए, तो उसके लिए वो जेमस्टोन कार्य करते हैं, एक एज आप समझ सकते हैं रेमेडी की तरह, उपाय की तरह। जी ऋचा जी, जैसे आपने कहा वक्री अस्त, तो वक्री और अस्त ग्रह ज्यादातर मैंने सुना है लोग कहते हैं नेगेटिव होता है हमारे लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहो? देखिए, नेगेटिविटी तो हर चीज़ में हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से पॉजिटिव भी ढूंढना है। अस्त का सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई प्लैनेट सूर्य के थोड़े ज़्यादा क्लोज हो जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि बुध, क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं सूर्य और बुध, तो इसलिए बुध अक्सर अस्त होता है। अस्त मतलब उसकी डिग्रीज कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि बुध से हम बुद्धि का मानते हैं, तो इसलिए एक वो अस्त हो गया। और वक्री का मतलब ये है कि वक्री मतलब वो एक सीधे रास्ते ना जाके उल्टी चाल चल रहा है, तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। तो क्या उल्टी चाल नेगेटिव हम बोलें या हम इसे पॉजिटिव वे में ले? देखिए, वो एक पूरे हॉरोस्कोप पर, पूरी कुंडली पर डिपेंड करती है। कई बार वो वक्री ग्रह बहुत पॉजिटिव असर भी दे जाते हैं, और हो सकता है कई बार अगर आपकी दशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तब वो आपको नेगेटिव थोड़ा सा
हेल्थ इशू दे दिया, फाइनेंशियल इशू दे दिया। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता है, वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बस आपको एक अच्छा निर्णय होना चाहिए, आपकी वहाँ चॉइस होती है। तो मैम अगर मैं प्लानर्स और जेमस्टोन्स की अगर बात करें तो कोई भी जेमस्टोन कोई भी पहन सकता है, जैसे हमने पुखराज ले लिया तो वो कोई भी पहन सकता है, या फिर उसका स्पेसिफिकेशन होता है कि ये इंसान जिसमें आप कुछ क्राइटेरिया होता होगा। सो जी, क्योंकि हम बर्थ चार्ट अपना अगर किसी को दिखाएंगे और हमें जैसे पुखराज की अगर आवश्यकता, हमारा गुरु कमज़ोर है या उसको हमें मतलब कुछ एक्टिवेट करना है उस ग्रह को, तब हम पुखराज ले सकते हैं। और अकॉर्डिंगली वो अगर जैसे थोड़ा सा फ़र्क होता है कि एक मेल के लिए मेल वेट के हिसाब से और एक फीमेल वेट के हिसाब से, या मतलब उसका थोड़ा सा रेशियो करके हम उसको बताते हैं जेम्स। जी, यही थोड़ा सा करूँगा, यही प्लैनेट से आ रहा है। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे विख्यात एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य कह लीजिए, उनका ये मानना है कि शुक्र को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप रोज़ मदिरा पान करो या शुक्र के दिन मदिरा पान करो। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? देखिए, सबका ये सब्जेक्टिव विषय हो जाता है, सब अपना अलग अलग सोचते हैं, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकते। पर हाँ, अगर आपको शुक्र अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ओपल ले सकते हैं, आप अपने एस्थेटिक सेंस सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, आप अपने कमरे से शुरुआत कीजिए, आप रोज़ साफ़ कपड़े पहनिए, तो आपका शुक्र अपने आप ठीक होगा। और ज़रूरत हो तो फिर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के कुंडली, आप जेम स्टोन उसको पूछ सकते हैं। ओपल हो गया, डायमंड हो गया, सफ़ेद पुखराज भी पहन सकते हैं जो शुक्र के लिए काम आता है। जी, इसमें मेरे जो थॉट्स हैं वो पर्टिकुलरली यही रहेगा, जैसा ऋचा जी से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि बहुत सब्जेक्टिव विषय है, बट जितना मेरी स्टडी एक्सपीरियंस है मुझे लगता है दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट कि जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषाचार्य सिर्फ एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बोल देते हैं कि आप शराब पिए शुक्रवार के दिन तो आपका शुक्र मजबूत होगा, जबकि ये मुझे लगता है कंट्री के यूथ को मिसलीड करना है और इट्स नॉट एथिकल एक्चुअली। और कहीं ना कहीं ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक तरह से खराब कर रहे हैं इस तरह की रेमेडीज बता। जी बिल्कुल, और मैं तो यही कहूँगी कि शुक्र के लिए तो सबसे अच्छा है आप अपने कोलीग्स जो स्त्री हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके लिए आप कुछ करिए। उनको कुछ नहीं, आप एक रोज़ दे सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ चॉकलेट भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हो सकती हैं वो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायमंड का हार ही चाहिए, आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए, वो एक सरेंडर की फीलिंग होनी चाहिए, तब आप रिस्पेक्ट करिए तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा होना लगेगा। तो जैसे आपने बताया कि शुगर को अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो अपने फीमेल पार्टनर को या अपने कलीग्स को गिफ्ट हैं, तो जैसे मैं फीमेल हूँ, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? कि अगर आपका शुक्र कमज़ोर है या मतलब कुछ अलग चला गया है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो आप भी अपने जो बहन, कज़िन, अपने अपने घर में अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने मदर का ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मदर को हम मून से देखते हैं, तो एटलीस्ट ये है कि हाँ वो एक थोड़ा अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। और फिर भी शुक्र को अगर सही करना है तो आप अपने सेंसेस, अपने साफ़ सफाई ज़्यादा, अपने वार्डरोब को अच्छे से सजाइए। और आप भी एक ओपल पहन सकते हैं या फिर क्रिस्टल पहन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है उसमें, तो थोड़े से ही उपाय में आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा शायद जी कुंडली चेक करवाने पता चलेगा कोई चार। एंड अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करें और वैदिक ज्योतिष की बात करें तो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं इसमें? देखिए, अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो वैदिक काल में ज्योतिष को उपयोग में इसलिए लाया जाता था ताकि वो एक आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए, जब सही मुहूर्त, सही लग्न, सही नक्षत्र में कौन सा होना चाहिए, जैसे हम बहुत बात करते हैं गुरु पुष्य योग होता है, वो एक उसमें कोई भी किया गया कार्य बहुत अच्छा फलीभूत होता है। तो ऐसे उस टाइम यज्ञ करने के लिए अमावस्यांत यज्ञ होता है, पूर्णमासी यज्ञ होता है, तो वो सब के लिए वैदिक काल में दिया गया है। लेकिन क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो आगे जाके हमें अब प्राप्त होता है कि हम उपाय के तौर पे कहा गया है कि आप पहले मंत्र साधना कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं, दान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके पास अगर समय की कमी है तो फिर आप जेमस्टोन की तरफ भी जा सकते हैं कि अपने अगर किसी ग्रह को बल देना है तो आप एक जेमस्टोन धारण कर सकते हैं
और ज़रूरी नहीं है बल, आप कभी जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनका हो सकता है मून साइन पीड़ित हो और शनि उन कुछ दोष हो, चाहे छोटा सा ही हो, तो उसके लिए वो कुछ एक हल्का सा जेमस्टोन पहन सकते हैं, जैसे एमेथिस्ट पहन सकते हैं, ये स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। या आपके अपने डिप्रेशन या आप जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो चिड़चिड़ाहट होता है, तो वो समय को आपको थोड़ा सा हीलिंग कर सकता है। जेमस्टोन हीलिंग का भी काम करते हैं, तो वो भी आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। जी ऋचा जी, एक प्रश्न मेरी तरफ से भी था कि क्या कह सकते हैं कि बलि प्लैनेट या बलि जो ग्रह है उसके रत्न को पहनना कितना उचित है? जैसे कि आपने बताया कि रत्न पहने या उपरत्न पहने उस केस में। जी देखिए, अगर ग्रह ऑलरेडी बली है, उसको बल प्राप्त है, तो फिर हमें उसके लिए और ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए हमें उसका, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है। जैसे किसी का सूर्य उच्च का ही है और फिर भी वो माणिक्य पहन रहे हैं, रूबी पहन रहे हैं, तो वो फिर उनमें और ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी हो सकता है उन्हें। और अगर वो चतुर्थ घर में या 10वें घर में है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा, आपके हार्ट को प्रभाव ज़्यादा डालेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसके लिए उसको सूर्य को अर्घ दीजिए ताकि वो बैलेंस आउट रहे। हम रत्न क्यों पहनते हैं या कोई भी उपरत्न, ताकि हमारी एनर्जीज बैलेंस हो जाए, जो हमारे चार्ट में मिसिंग है उसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर पाए। अब हम जैसे आपने हम ये बोला कि जेमस्टोन्स है वो नेगेटिव इफेक्ट भी ला सकते हैं, पर कुछ लोग जो है जैसे ज्वेलरी पर्पज से भी पहन लेते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का इतना नहीं रहता है, तो गॉड नोज वो रियल नेचुरल की तरफ भी जाते हैं एंड वो लैब ग्रोन की तरफ भी जाते हैं। तो अगर उन्होंने नेचुरल पहना है एंड अगर को उन पे नेगेटिव इफेक्ट लेके आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको अपना चार्ट दिखा के कोई स्टोन पहनना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार डायमंड भी जब लोग ज़्यादा पहन लेते हैं तो बाद में उन्हें लगता है कि ये खर्चा ज़्यादा हो गया, तो वो तो आपने डायमंड लेते वक्त ही किया है। लेकिन एक्चुअली हम जेमस्टोन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? चलिए आप मान लीजिए ले भी आए हैं, जैसे नीलम का बहुत है कि हमें नीलम पहनना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है रॉयल लुक देता है, और वो है भी कि रॉयल लगता है, पर उसको आपको टेस्ट करना चाहिए। आप उसको अपने आप से कैसे जोड़ के टेस्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ रत्न लेकर आइए और उसको 3 दिन अपने साथ रखिए, अपनी बाजू में बांध सकते हैं उसको किसी धागे में, किसी कपड़े में, और फिर आप टेस्ट करिए कि आपका सर भारी तो नहीं हो रहा है, आपको छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, या विमुखता आ रही है आपके व्यवहार में, कुछ परिवर्तन हो रहा है लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो रत्न शायद आपके लिए नहीं है, तो आप किसी और रत्न के लिए है। और अगर आपके लिए वो रत्न अच्छा होगा तो वो आपको एनर्जी ज़्यादा देगा, आपको एक्टिव रखेगा, तो फिर आप वो रत्न अपने जो भी आप मेटल में चाहते हैं वो आप बनवा सकते हैं। बाकी जो अगर उसको वो जो उसका लैब टेस्ट है वो तो फिर आपको एक लैब में कराना पड़ेगा। अब मैम, अगर जैसे हमने बात करी मेटल की, तो क्या पर्टिकुलर जेमस्टोन का एक पर्टिकुलर मेटल होता है जिसमें उसको पहना जाए, किसी और मेटल में पहन लिया जाए तो क्या वो कुछ और एनर्जीज दे सकता है आपको, इंडिकेटिव या पॉजिटिव या इक्वेशन, किस तरीके से वो सही रहता है? जी, हम ये देखते हैं क्योंकि हर राशि में भी धातु जुड़ी है, तो जैसे हम गुरु की बात करें तो वो ज़्यादातर सोने के मेटल में ही, धातु में उससे बनाया जाता है। और मंगल का जो है मूंगा, उसको कई बार वो कॉपर और मिक्स रत्न मिक्स धातु में भी आप उसको पहन सकते हैं। अब यही वो अगर लेकिन चांदी के साथ नहीं चल पाएगा, फिर भी पहनते हैं, पहनने के लिए ऐसा नहीं है कि कईयों को असर नहीं पड़ता है, कईयों को असर पड़ जाता है। और अब जैसे शनि हो गया तो उसके लिए चांदी ही सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि शनि एक अपने आप में ठंडा प्लैनेट होता है, सबसे कोल्ड होता है। आप देखेंगे हमारे सौर मंडल में भी सूर्य से सबसे दूर शनि होता है, सैटर्न होता है, तो इसलिए उसको ठंडा प्लैनेट कहा जाता है। तो इसको हम गोल्ड में नहीं धारण करना चाहिए, उसको चांदी में ही धारण करना चाहिए। लेकिन हाँ, माणिक्य जो है वो गोल्ड में आप धारण कर सकते हैं, गोल्ड मेटल में, तो वो अच्छा फल देगा। चलिए, अक्सर कहा जाता है कि कोमेद और रूबी रत्न को यानी कि माणिक को साथ में नहीं पहनना चाहिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। जी, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रहण योग बना देते हैं सूर्य और राहु अगर हम एक साथ पहनेंगे तो। क्योंकि सूर्य क्या है कि आपने कथा सुनी होगी कि स्वरभानु वो सूर्य और चंद्रमा ने ही पकड़वाया था कि वो जब राहु और केतु कट गए, उनकी वजह से ही उनका सर और धड़ अलग अलग हो गया।
तो इसलिए कहा जाता है सूर्य और राहु को एक साथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि क्या है, राहु आपको क्या देता है, इल्यूजन्स देता है। वो कई तरह के किसी भिन्न भिन्न प्रकार की आपको भ्रांतियों में डाल देगा। आप इंसान बैठ के बस सोच ही रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो जब कभी राहु की दशा आती है तो आपको भी फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं लेकिन आप कुछ कर तो रहे नहीं। तो कई बार फिर वो गलत इफेक्ट हो जाता है। हाँ, आप अपनी कुंडली को अच्छे से दिखवाइए, तब अगर कोई कहे तो फिर एक अलग, बहुत ही एक अलग बात निकलेगी। जर्नली वो नहीं पहनना चाहिए एक साथ। तो मैम जैसे आपने अभी एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताया कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे जिन स्टोन्स ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे साथ में नहीं पहनने चाहिए। जी तो देखिए, शनि और मंगल, उनका जेमस्टोन आपको साथ में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक दोनों बहुत ही विपरीत हो जाते हैं। उनका काम करने का आप कह सकते हैं कि तरीका अलग है, क्योंकि मंगल को हम मानते हैं कि वो एक सैनिक है और शनि एक बेचारा एक पीड़ित ग्रह माना जाता है। कि वो थोड़ा सा सेवा तो करता है, वो कर्म करता है अपना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाता है। तो उन दोनों को साथ में नहीं आना चाहिए। तो किसी की कुंडली में अगर शनि मंगल भी साथ में होते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसकी दशा ज़्यादा चल रही है, किसकी दशा चल रही है, या कौन सा ग्रह, डिग्रीज क्या है उन दोनों की, उसको रूल कौन कर रहा है। तब हम उसका उपाय देखते हैं कि आपको शनि का करना है या मंगल का करना है, दोनों साथ में नहीं। ऐसे ही हम बुध और चंद्रमा, इनके जेमस्टोन आपको एक साथ नहीं पहनने चाहिए। तो उसमें भी है कि अब कथा में ऐसा कहा गया है कि क्योंकि बुध और चंद्रमा का अच्छा रिलेशन नहीं था, इसलिए उन दोनों को, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, नैसर्गिक रूप से शत्रु मानता है, एनिमी मानता है, लेकिन मून नहीं मानता है। वो एक दूसरी बात है कि मून क्या है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे ग्रहों के लिए सूर्य राजा होता है और चंद्रमा रानी होती है और बुध राजकुमार होता है। लेकिन रानी के लिए कोई भी एनिमी नहीं है, शत्रु नहीं है, लेकिन बुध प्रिंस है, तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिला है, इसलिए शायद वो थोड़ा सा एक क्रैंकीपन उसमें रहता है, तो इसलिए उसको साथ में नहीं पहनते हैं। हाँ, आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं, जेमस्टोन पहन सकते हैं। और वहीं अगर बुध की चल रही है अगर महादशा, तो फिर आप बुध का जेमस्टोन पहन सकते हैं, वरना। ये बात तो हो गई बैड कॉम्बिनेशन की। सबसे अच्छा जेमस्टोन कॉम्बिनेशन आप किसे कहेंगे? किन जेमस्टोन को साथ में आप पहन सकते हैं? देखिए, सूर्य और बुध, क्योंकि एक ये आदित्य सूर्य आदित्य योग होता है, बुध आदित्य योग होता है, तो आप ये माणिक्य और पन्ना वो आप पहन सकते हैं। ऐसे शनि और शुक्र, इनका अगर उपाय करना है तो आप शनि का और शुक्र का जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, एक को थोड़ा हल्का और एक को थोड़ा भारी हम रख सकते हैं। जैसे शनि का आप एमेथिस्ट ले सकते हैं एंड शुक्र का आप ओपल ले सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। अगर आपको आपके पहनने की है क्षमता जितनी है उसके हिसाब से ही आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए। और चंद्रमा और सूर्य को भी हम साथ में रख सकते हैं, मंगल और सूर्य को। हाँ, उसमें हमें कुंडली के अनुसार देखना पड़ेगा कि कहीं फिर उनका ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, वो एग्रेसिव ज़्यादा ना हो जाए, पॉजिटिव ना हो जाए, तो उसके लिए तो हमें ये थोड़ा सा देख के चलना है। ऋचा जी, एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैंने मूल त्रिकोण का ही रत्न पहना हुआ है, बट तब भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा निपाश कर। जी, कई बार क्योंकि मूल त्रिकोण में राशियां होती हैं, अच्छी होती हैं, उसे हम कहते हैं कि केंद्र मूल त्रिकोण जो कुंडली के घर हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन कई बार उसकी एक राशि अगर छठे घर में या अष्टम में चली गई, जो कि थोड़े से बुरे प्रभाव, मतलब बुरा इन्फ्लुएंस करते हैं इन ग्रहों पे और इन व्यक्ति पे, तो फिर वो दोनों फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए जैसे अब 10-11 जो शनि की दोनों राशियां हैं, तो अगर वो एक पंचम में है और एक छठे भाव में है, तो फिर वो आपको एक थोड़ा सा पहले कुंभ का असर मिलेगा, और जो छठे भाव में है लोन ज़्यादा हो जाएंगे, शत्रु ज़्यादा हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हेयर फॉल होगा, और पंचम का वो बाद में बल मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर ही शनि और ऐसे ग्रहों का जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और स्लो भी होता है शनि, तो इसलिए उनका हम कहते हैं कि बहुत सोच कर ही पहनना चाहिए। और मैम अगर किसी को लेना है जेमस्टोन, कुछ बहुत ही ख़राब चल रहा है
कंपनी में सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हेल्थ इश्यूज बहुत आकर कुछ ऐसा है, तो क्या करना चाहिए आपको? खुद ऑनलाइन सर्च करना चाहिए या फिर किसी किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप एक्सपर्ट से ही बात करें। किसी तो आप एस्ट्रोलॉजर पे जाइए, अपना चार्ट दिखाइए, उसके अनुसार वो जैसा कहेंगे, वो कौन सा जेमस्टोन सजेस्ट करेंगे, फिर आप एक अच्छी ऑथेंटिक जगह से जेमस्टोन लीजिए, जहाँ पर आपको सही जानकारी भी मिले जेमस्टोन की, और एक कार्ड भी मिले जो आपका एक वारंटी कार्ड भी होता है जेमस्टोन, जो बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट होता है, ताकि आपको वो उसका प्रमाणित रहे वो आपके पास। आजकल देखने में आया ऋचा जी कि जो भी मॉडर्न ज्योतिष कह लीजिए, क्या जो नए ज्योतिष में आ रहे हैं, वो दसम भाव का रत्न ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऐसा क्यों? दशम भाव देखिए हमारा कर्म का भाव होता है, उसमें हमें कई बार वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बल नहीं होता है उस भाव में, तो एक एम्बिशन देने के लिए उस इंसान को अपना कर्म थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कई बार जेमस्टोन दिया जाता है, वो दशम भाव के लिए, इसलिए आजकल जेमस्टोन ज़्यादा देते हैं। तो मैम अगर हम बात करें, जैसे आप ज्योतिष में हैं, तो ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है? देखिए, ऐसे ये अलग अलग चीज़ें हैं, पर हाँ, अगर हमारी कुंडली में ऐसे घर एक्टिवेट हैं जो कि आपको एक वैराग्य देते हैं, कई बार स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर डिटैचमेंट आ जाती है, तब वो इस तरफ जाने लगता है। वो एक अलग चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो सब अच्छा है, पर जब आप सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में जाने लगते हैं लोग। और मैंने बहुत बार देखा है कि अच्छे खासे लोग जो कि उन्हें वो बिज़नेस करते थे और बहुत अच्छा था उनका, और वो अच्छा ही करते थे, ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गया था तो वो आ गए, नहीं, उनका क्या होता है ना कि जी भर गया, मतलब बहुत एक कहते हैं ना, एक अति हो गई उस चीज़ की, अब उस चीज़ से उनको अटैचमेंट नहीं रही, एक पॉइंट पर आके वो डिटैच हो गए उस चीज़ से। तो क्योंकि उसके आगे क्या, आपने सारी अपनी डिज़ायर्स जब पूरी कर ली, तो फिर आपके ग्रह ऐसे बने, ऐसी महादशा आई, ऐसा ट्रांजिशन हुआ गोचर में कि आपको वो एक अलग ही राह पर ले गए, तो उसको हम कह देते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअल हो गया वो इंसान। पर हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना भी एक ग्रहों से थोड़ा सा कनेक्टेड है, कि वो ग्रह भी दे देते हैं कि कई बार जैसे अब शनि हो गया, वो एक थोड़ा आइसोलेशन में रहता है, तो जिसकी शनि की महादशा है उसको अच्छा लगेगा कि आइसोलेशन में रहूं, मैं अकेले रहूं, बस अपना काम किया और चले गए, तो वो मेडिटेशंस में जाता है, तो ऐसी चीज़ें करता है, तो फिर उसको उसमें ध्यान लगता है, तो वो दोनों तरफ है, वो स्पिरिचुअल भी है और वो काम भी कर रहा है, कार्मिक उसका पैटर्न भी चल रहा है, और वो अपना ध्यान भी दे रहा है अपने ऊपर। तो और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है स्पिरिचुअलिटी में कि फिज़िकल से ज़्यादा आपके अंदर इंटरनल क्या चल रहा है, उसको देखने की शक्ति हमें स्पिरिचुअल होके मिलती है, या हमें गुरु जो अगर हमें स्पिरिचुअलिटी से मिल जाए तो उनके सानिध्य में रहकर हमें मिल जाती है। तो वो भी एक गुरु मिलना भी एक ग्रह की बदौलत ही होता है, कई बार प्रकृति हमें तभी देती है जब हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी भी हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम बिल्कुल तैयार हैं, हम वो छोड़, ये ना हो कि भाई आप वहाँ हो लेकिन मन तो आपका यही है। कई बार होता है ऐसा कि भाई पहाड़ पर जाकर भी खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, तो वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सब चीज़ों से, अपने अपने घर से, अपने आप से, अपने फ़ोन से, आजकल लोग छोड़ते नहीं हैं। तो ये एक चीज़ें हैं। आपको स्पिरिचुअल होना है तो घर पे रहकर भी आप हो सकते हो, आप डिटैचमेंट लेकर आओ, ऐसा नहीं कि उस चीज़ को छोड़ दो, अपने रिश्ते, अपने सब कुछ काम वाम, नहीं, आप अपने अंदर देखना शुरू करो ना। गीता में कहते हैं कि एटर्नल जो ट्रुथ है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो एटर्नल ही है, वो आपको वहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे उसको देख सकते हैं। पर हाँ, कईयों के लिए वो बहुत अलग हो जाता है, वो बचपन से जो लोग होते हैं उनका एक कार्मिक पैटर्न होता है, क्योंकि वो एक अपने पीछे के कर्म ऐसे करके आए हैं, पूरा कर दिया है उन्होंने, तो इस जन्म में अब वो सिर्फ या तो आपके लोग भगवान की तरफ ध्यान देंगे, या फिर वो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वो वैरागी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों में डिफरेंस है, आप उसको दोनों तरफ देख सकते हैं। जैसा आपने कहा डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, तो इसके लिए शनि का जैसे आपने बताया मेन, इसके अलावा और कौन कौन से प्लैनेट होते हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं?
हाँ, देखिए केतु भी बनाता है। केतु हमें अगर एक्टिवेट है आपका और 12वें घर में या अष्टम घर में है, तो वो आपको इस तरफ ले जाने लगता है। आपको ना बहुत सारी चीज़ें छोड़ने का मन करता है और कई बार वो अपने आप छूटती जाती हैं। जैसे अचानक ही आप देखेंगे कि आपके जो बहुत अच्छे मित्र थे या संबंध थे, वो एकदम ख़राब हो गए, एकदम चले गए। आपको रीज़न समझ नहीं आएगा और आप रीज़न समझेंगे नहीं और आप फिर डिप्रेस हो जाएंगे। तो डिप्रेशन से अच्छा है कि फिर आप इस तरफ जाइए, ध्यान लगाइए। तो केतु इसका एक कारक होता है और गुरु केतु अगर साथ में हो तो वो भी आपको एक ऐसा योग दे देते हैं। एक इंसान के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि इसके आगे क्या, हमें आगे कहाँ जाना है, हमारा एक्चुअल में क्या है, हमारा पर्पस क्या है। जो लोग कहते हैं आजकल हम पर्पस ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका केतु शायद एक एक्टिव होगा और अगर उनका बहुत ज़्यादा ही अच्छे उसमें प्रभाव में होगा तो वो ढूंढ भी लेंगे कि उनको एक्चुअली कहाँ जाना है। तो मैम ये जो यूथ है एंड आजकल की जो जनरेशन है, ये ज्योतिष में ज़्यादा बिलीव नहीं करती है, सुपरस्टिशन मानती है इसको या बोल देता है वहम में डालती है, कुछ नहीं ऐसा बहुत सुना है मैंने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका अलग अलग होता है व्यवहार और उनका आचरण। तो कई बार अपने घर से हमें प्रभाव मिलता है, कई बार हमें हमारे वो कर्म होते हैं, वो कहते हैं ना कि हम साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे, नहीं, साथ हम अपने संस्कार ले जाते हैं। तो हम जो पीछे कर आए हैं उसका प्रभाव हमें आगे मिलता ही है। अगर हम पहले नहीं मानते थे और हमारे अंदर इतना ज़्यादा वो संस्कार बीज डला हुआ है कि वो चीज़ें सब झूठ हैं या सब मिथ है, सब ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप किसी को दूसरे को हम भी वहम में नहीं डालना चाहते, तो आपको मानना है आप मानिए। और कई बार उनकी कुंडली ही और एक उम्र के बाद इंसान को कई बार इस चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है और वो अपने आप होता है, स्वाभाविक होता है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम भी जब तक 20 साल के होते हैं 15 साल के होते हैं, ऐसी चीज़ों में हम नहीं मानते हैं। जो चल रहा है, ट्रेंडिंग है, रील्स और ये वो ही मानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, तो फिर हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि यार, हम कई बार ट्विन्स में हमने देखा है कि एक की लाइफ बहुत ही अच्छी है, सब कुछ सही है, और एक की शुरू से ही ख़राब है, एक की हेल्थ ख़राब है शुरू से। फिर उसका आगे बौद्धिक आचरण, बौद्धिक व्यवहार, आचार विचार, वो सब प्रभावित हो गए। तो फिर ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली चीज़ है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं ज़रूर इस चीज़ को मानेगा ही मानेगा। अब वो बहुत ही है कि वो बिल्कुल ही चार वाक को मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते किसी भी चीज़ को, एथीस्ट हैं, तो उनकी मर्जी, उनकी इच्छा है। हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं और ना ही करनी भी नहीं चाहिए। ये एक अपना सब्जेक्टिव विषय है कि आपको मानना है तो अच्छी बात है और नहीं मानना तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये आप क्यों करते। पर ज्योतिष जैसा एक विषय है तो वो सदियों से है, वो हमारे पुराणों में मिलता है, वो हमारे वैदिक वेदों में मिलता है, तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं उसे। कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करता है और हमेशा आने वाले जनरेशन को भी प्रभावित करता रहेगा। तो मैम, आपने भी जेमस्टोन्स पहने हुए हैं, वही चीज़ है, तो मैम आप बताइए कौन से जेमस्टोन्स हैं, क्या बेनिफिट है? जी देखिए, ये जो है ये एमेथिस्ट है, ये शनि का एक उपरत्न होता है। ये हम थोड़ी हीलिंग और उसके लिए हम पहन सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फीमेल्स के लिए काफ़ी थोड़ा सा अच्छा रहता है, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये रत्न नहीं है, हम स्फटिक कहते हैं। जो स्फटिक की एक माला भी आती है, तो उसको हमने माला में ना पहनकर हमने उसको एक अंगूठी में पहने हैं। और ये पन्ना है, तो ये बुध के लिए होता है, तो इससे हमें बुद्धि और उसमें प्रभाव में बल मिलता है। अब हम इसी नोट पे अगर हमें एंड करना हो, अगर आपको सजेशन देना चाहे हमारे ऑडियंस को ऑफ ज्योतिष, जेमस्टोन्स, एनीथिंग यू लाइक। जी, ज्योतिष एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें एक लर्निंग छुपी होती है हमेशा। तो हमेशा उसको एक अपने लिए कम से कम लर्न करिए और जानिए कि आपके ग्रह क्या कहते हैं।
और कोशिश करिए कि हाँ एक एक पहले से एक राय मत बनाइए। और जेम स्टोन में भी ऐसा ही है कि आप एक जानिए हर जेम स्टोन को, ज़रूरी नहीं है लेना है नहीं लेना, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ग्रह के अनुसार ही होता है। और हमेशा जेम स्टोन आप अपने कुंडली को दिखाकर ऑथेंटिक ही लें, तभी वो आपको प्रभाव देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। तो इसी के साथ मैं थैंक यू कहती हूँ आपको कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। सर आपको पूरी रिपोर्ट अगर आपको कुछ बताना चाहिए अपने ऑडियंस को। सो एट द एंड में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, स्टे ट्यून विद अस। सो हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तैयार रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।